तो हिंदी ऑप्शनल में ही गद्य के विविध आयाम, ये जो आपकी किताब है, इसमें अगला पार्ट जिसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे वो पार्ट है यशपाल, और इसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। एक बड़ा साहित्यकार दूसरे बड़े साहित्यकार के बारे में लिखता है, संस्मरण है। तो यशपाल जैसे बड़े कथाकार को लेके फणीश्वरनाथ रेणु जैसा बड़ा कलाकार जिसने कि इस देश के ग्रामीणांचल की आत्मा को जितनी गहराई से छुआ, शायद प्रेमचंद के बाद की परंपरा में रेणु के बराबर आंचलिक साहित्य को इतनी गहराई से देखने वाला दूसरा कोई कथाकार नहीं है। मैला आंचल जैसा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु ने दिया, और रेणु बहुत जिंदा दिल आदमी थे। उनका एक संस्मरण आप लोगों को मैं बताऊं कि बताते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु जेल में थे, तो उनके बाल ऐसे बहुत बड़े थे। आप कभी गूगल करके उनकी फ़ोटो देखो तो घुंघराले बाल थे और बड़े बाल थे। तो जेल में रहने के कारण, साफ़ सफाई नहीं होने के कारण उसमें क्या पड़ते हैं बालों में, जू पड़ जाते हैं ना, तो बहुत सारे जू पड़ गए थे। तो ऐसे वो खुजलाते रहते थे बेचारे, तो वो तकलीफ़ होती थी। तो फिर जेल में निर्णय लिया गया कि इनके बाल टकले कर दिया जाए, इनका बाल साफ कर दिया जाए, मुंडन कर दिया जाए। तो अब वो जो बाल बनाने वाला आता है, अब वो क्या करते हैं, थोड़ा ऐसे बीच में जब पूरा बाल सफ़ा चट करना होता है तो यहाँ बीच में ऐसे पानी लगा के ऐसे मुंडी नीचे कर देते हैं। तो उनकी मुंडी नीचे हैं, सारे बाल ऐसे हैं। अब वो एक छूड़ा चला रहा है तो बाल के छल्ले गिर रहे हैं, और उन छल्लों के साथ साथ जू भी गिर रही है, ऐसे दिख रहे हैं जू गिरते हुए। तो रेणु कहते हैं कि जब वो जू गिर रही थी तो ऐसा लग रहा था वो मुझसे कह रही हो कि तेरे जुल्फ़ों की कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी। तो जो फिल्म का गीत है ना, तो वही वो कहते हैं कि वो जैसे मैंने उसको अपनी जुल्फ़ों से जुदा कर दिया, तो जैसे उसको शिकायत हो उस जू को, और वो रेणु से कह रही हो कि तेरे जुल्फ़ों की कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तो ये फणीश्वरनाथ रेणु थे। जीवन के हर पक्ष में वो एक सृजनात्मकता और हास्य का, विनोद का पुट खोज लेते थे और अपने जीवन को बड़ी जिंदा दिली से जीते थे। उनकी एक कहानी है तीसरी कसम। उस तीसरी कसम पे एक बहुत शानदार पिक्चर बनी आप लोगों की फिल्म इंडस्ट्री में। वो फिल्म का नाम भी शायद तीसरी कसम ही है, क्या है वो फिल्म का नाम, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा। उसमें राज कपूर हैं और उस फिल्म के गाने बड़े शानदार थे। वो सांवली सूरतिया ओठ लाल लाल पान खाएं सैया हमार, उसी फिल्म का गाना है। और किसी कहानी को लेके जो फिल्मांकन होता है, उस फिल्मांकन में इस फिल्म की बहुत चर्चा होती है कि बहुत अच्छे से इसको चित्रित किया गया है। मुझे फिल्म का नाम भी शायद तीसरी कसम ही था, या मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। वो इनके कई कहानियों को लेके जो है फिल्में बनी हैं, जिसमें से तीसरी कसम की विशेष रूप से चर्चा होती है। और पढ़ती परिकथा और ये मैला आंचल, ख़ास तौर पे मैला आंचल उनके उपन्यासों में एक श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। फणीश्वरनाथ रेणु की जन्म को लगभग 100 साल पूरे हुए, तो इस साल बहुत सारे फणीश्वरनाथ रेणु पे विशेषांक भी निकले। हम लोगों ने भी एक कॉन्फ्रेंस उन पे की, और जो पत्र पढ़े गए उसको हम लोगों ने एक पुस्तक की शक्ल में प्रकाशित भी किया। वो आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल भी होगा, उपलब्ध होगा आप लोगों के लिए। तो एक बड़ा साहित्यकार जब दूसरे साहित्यकार के बारे में लिखता है तो वो किस तरह की चीज़ें चुनता है, उनके विचारों को लेके, कभी उनसे मिले होंगे तो किस तरह से उन्होंने भाव दिखाए होंगे, किस तरह से बातें की होंगी, उससे उनके पूरे विराट व्यक्तित्व की एक संकल्पना हमारे सामने आती है। तो एक बड़े लेखक द्वारा एक बड़े लेखक के बारे में ये संस्मरण है, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया यशपाल पर ये संस्मरण। पेज नंबर 39 पे फणीश्वरनाथ रेणु का संक्षिप्त परिचय है। हिंदी कथा साहित्य को सांगीतिक भाषा से समृद्ध करने वाले फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में 4 मार्च 1921 को हुआ। 1942 में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख सेनानी की हैसियत से शामिल रहे। 1950 में नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहां के सशस्त्र
क्रांति और राजनीति में सक्रिय योगदान लिया। कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्मरण, रेखाचित्र और रिपोर्टाज आदि विधाओं में भी आपने लेखन किया। व्यक्ति और कृतिकार दोनों ही रूपों में आप अप्रतिम रहे। जीवन की शांति बेला में राजनीतिक आंदोलन में पूरा गहरा जुड़ाव। जेपी के साथ पुलिस दमन के शिकार हुए और जेल गए। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में पद्मश्री लौटा दिया था। इनको पद्मश्री भी मिला था, लेकिन सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, शासन के खिलाफ इन्होंने अपना पद्मश्री जो है वापस कर दिया था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उन रचनाओं में जिनकी चर्चा होती है उसमें मैंने जैसे बताया मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबा रोड, ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी, प्रतिनिधि कहानियाँ तथा संपूर्ण कहानियाँ संकलित हैं। आपका कविता संग्रह है कवि रेणु कहे, संस्मरणात्मक पुस्तकें हैं। ऋण जल, धन जल, बन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकांकी के दृश्य, उत्तर नेहरू चरितम, समय की शिला पर तथा आत्म परिचय, नेपाली क्रांति कथा इत्यादि चीज़ें जो हैं इनकी प्रकाशित कृतियां हैं। और आपका निधन 11 अप्रैल 1977 को होता है। 1977 में रेणु इस संसार से विदा होती है। तो ये रेणु का संक्षिप्त परिचय हम लोगों ने प्राप्त किया। अब हम लोग जो है सीधे सीधे उस पाठ पे आ जाते हैं जो पाठ आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, और पाठ का शीर्षक है यशपाल। तो यशपाल हिंदी के बड़े लेखक, बड़े कथाकार, बड़े उपन्यासकार, उनको लेकर जो है रेणु क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। हम 4 मित्र मिलजुल कर एक कहानी सुन रहे थे। 5वां साथी कहानी पढ़कर सुना रहा था, और कहानी कौन सी थी? ज्ञानदान। कहानी का शीर्षक ज्ञानदान। कहानी समाप्त हुई। हम पांचों के चेहरे पर तरह तरह की मुस्कुराहटें खेलने लगी। मेरे मुंह से निकला बहुत सुंदर, जैसे प्रतिक्रिया के रूप में। कहानी सुनने के बाद मैंने कहा बहुत सुंदर। यहाँ पे मैं मतलब ये कह रहे मेरे मुंह से निकला बहुत सुंदर, मैं मतलब कौन कौन कह रहा है? ये फणीश्वरनाथ रेणु लिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैं शैली में पूरा पाठ लिखा गया है। तो यहाँ पे मैं का मतलब क्या हो गया? फणीश्वरनाथ रेणु। दूसरे ने कहा कौन कहता है यशपाल यथार्थवादी है ना? क्वेश्चन मार्क। दिस मॉर्बिड क्यूरियोसिटी अबाउट सेक्स। यशपाल न्यूरोटिक लेखक है, कि वो यथार्थवादी नहीं है बल्कि कैसे लेखक हैं? न्यूरोटिक लेखक हैं। तीसरा साथी जो कहानी के शेषांक से सो गया था पूछ बैठा अंत में क्या हुआ? तो वो तुम लोगों की तरह था, ऐसे सो रहा था और अचानक से जग गया। बोला काय झालं शेवटमध्ये काय झालं ते सांगा, क्योंकि वो शेवट में सो गया था। चौथे ने जवाब दिया आटे की तरह देह गूंथने वाला। वो कहता है ये कहानी कैसे है? जैसे आटा हो उससे देह गूंथी जाए, वही चीज़ है। पांचवें ने कहा मुझे अचरज हो रहा है कि इस कहानी का प्लॉट यशपाल को कहाँ से मिला। यह तो अपने यहाँ घटी एक वास्तविक कहानी से मिलती जुलती है। पहले ही कह दूँ, हम पांचों एक ही राजनीतिक पार्टी के सदस्य थे और किसान सम्मेलन के कलरवपूर्ण प्रतिनिधि कैंप में न जाने क्यों साहित्य चर्चा छेड़ बैठे थे। शायद आसपास में सोए लेटे जगे अधजगे प्रतिनिधियों को हम यह बतलाना चाहते थे कि इस किसान सम्मेलन के हम बुद्धिजीवी प्रतिनिधि हैं। बोले कि हम पांचों एक ही पार्टी, मतलब ये कामरेड थे, कम्युनिस्ट थे। रेणु भी कम्युनिस्ट थे, यशपाल भी कम्युनिस्ट थे। बाकी दोस्तों की उन्होंने चर्चा नहीं की, लेकिन ये सब एक विचारधारा के लोग थे और किसान सम्मेलन में कहीं गए हुए थे और वहाँ पे अचानक ये साहित्यिक चर्चा छिड़ उठी थी। आगे देखिए। हठात एक छठे साथी ने बेरहमी से बहस का मुंह मोड़ दिया। बोला यशपाल तो क्या कहते हैं, सुरखा है। आप लोग रिएक्शनरियों की तारीफ में पार्टी का कीमती समय बर्बाद करते हैं। बोलते हैं कि आप लोग इस तरह के काम से क्या करते हैं? पार्टी का समय बर्बाद करते हैं। वह क्रुद्ध अरना भैंस की तरह सींग तानकर खड़ा हो गया। उसकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि कुछ लोग कम्युनिस्टों द्वारा रचित साहित्य ही क्यों पढ़ते हैं। पढ़ते हैं तो पढ़ा करें,
खुलकर चर्चा और तारीफ़ क्यों करते हैं? उनके इस आचरण से पार्टी का बहुत बड़ा अहित हो रहा है। वह इस बार यह सवाल पेश करेगा, इस पर इशू पर हाईकमान के साथियों की रूलिंग चाहिए इत्यादि। सवाल पेश करने वाले साथी बहुत उत्तेजित स्वर में बोल रहा था। उसको इस तरह बोलने का हक हासिल था। वह हमारे प्रांत के कई किसान आंदोलनों का सफल संचालक था। उसकी तस्वीर उसके चुनौती भरे बयानों के साथ पार्टी पत्रिका में कई बार छप चुकी थी। पार्टी के प्रत्येक सम्मेलन में उठ मेहनत कश अब होश में आ, हाथ में झंडा लाल उठा, ये कम्युनिस्ट गीत होता था। कम्युनिस्ट कौन सा झंडा उठाते थे? लाल झंडा। तो ये उनका गीत होता था कि उठ मेहनत कश अब होश में आ, हाथ में झंडा लाल उठा। गीत की पहली कड़ी वही गाया करता। सो उसके अहम सवाल पर आसपास सोए जगे अध जगे साथियों के कान खड़े हुए। कम्युनिस्टों की किताब पढ़ता है? कौन है? तारीफ ही करता है। काशी विद्यापीठ ने एक टटके शास्त्री साथी ने तुतलाकर कहा, न, यशपाल कम्युनिस्ट नहीं है। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, कम्युनिस्ट लोग उससे नाराज रहते हैं। मतलब अब इस पर भी बहस हो रही कि वो कम्युनिस्ट थे कि नहीं थे। आप कुछ नहीं जानते। वह प्रच्छन्न, हो भी कम्युनिस्ट तो क्या हुआ? आपने दिव्या पढ़ी है? दिव्या जो है यशपाल का लिखा हुआ एक उपन्यास। क्या धरा है दिव्या में? भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा प्रकाशित होने के बाद हिंदी के लेखकों के मन में राज नर्तकी ही नाच रही है बस। अरे हाँ दादा, कामरेड को बारे। यशपाल ना की बोला है तो शरद बाबू को पथेर दाबी को जवाब है। तबे ओ बाछाधर निश्चयी कम्युनिस्ट। आसपास के तंबुओं में तुरंत यह अफवाह उड़कर फैल गई कि सम्मेलन में गड़बड़ी मचाने के लिए बनारस से कुछ कम्युनिस्ट आए हैं। वो कार्यक्रम कम्युनिस्टों का नहीं है, किसान आंदोलन का है। लेकिन वहाँ पे ये चर्चा शुरू हो गई कि बनारस से कुछ कम्युनिस्ट लोग आए हैं जो आंदोलन में जो है अफरा तफरी मचा सकते हैं। पैम्पलेट के बंडल पकड़े गए हैं। जब किसान सम्मेलन के स्वयंसेवकों ने अपने जत्था कमांडर के एक कड़ियल कमान पर हमारे तंबू को घेर लिया तो हम 5 बुद्धिजीवियों की बुद्धि एक ही साथ ठिकाने पर लौटी। हम समझ गए अभी यशपाल साहित्य पर बहस जारी रखना बुद्धिमानी का काम नहीं। तीसरा साथी जो कहानी के शेषांक में सो गया था, बड़ा प्रत्युत्पन्नमति निकला। उसने आगे बढ़कर अपनी पार्टी और पार्टी के नेताओं के नाम लेकर कई जिंदाबाद के नारे लगाए। फिर बात हंसी की हुर्री में उड़ गई। जत्था कमांडर ने इस खुशी में 2-4 मुर्दाबाद के गरम नारे लगवाए। स्वयं सेवकों ने टुकड़ी मार्च करती हुई नेता निवास की ओर चली गई, किंतु बात उड़ नहीं गई थी रात की। सुबह नेता निवास में बात फिर खुली रात की ही। ज्ञानदान, यशपाल, क्रांतिकारी, कथाकार, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, आर्टिस्ट, फेलो ट्रैवलर, प्रगतिशील क्रांतिकारी, कथाकार, वात्स्यायन, रायवादी, मानवतावादी, मानवेंद्र राव, बीमारी हैं, यशपाल, दादा कामरेड, कम्युनिस्ट। इन्हीं सारे शब्दों के इर्द गिर्द जो है फिर से चर्चा शुरू होगी। एक बड़े किसान नेता के संग संग डोलने वाले साथी ने घुमा फिराकर प्रगतिवादी आंदोलन, जननाट्य संघ आदि के बारे में खुफिया पुलिस की भाषा और लहजे में जिरह करना शुरू किया तो हम पांचों एक ही साथ चिढ़ गए। मतलब इनके ऊपर अब लोगों को क्या होने लगा था कि शक होने लगा था कि ये लोग कम्युनिस्ट हैं और यहाँ पे जो है आंदोलन को ख़राब करने के लिए आए हैं। हम सीधे बड़े नेता के कैंप में गए। नेताजी शेविंग सेट लेकर बैठ गए हमारी बात सुनने को। झोली से यशपाल की किताब निकालकर सामने रखते हुए मैंने विनम्रता से कहा, इस किताब का गेटअप ही सिर्फ लाल है, हंसिया हथौड़ा की छाप कहीं नहीं। जबकि अपनी पार्टी की हर छोटी मोटी पुस्तक और पर्चे पर हंसिया हथौड़ा अनिवार्य रूप से अंकित रहता है। और तो और अपनी पार्टी का झंडा भी वही है जो कम्युनिस्टों का। हम भी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बात उन्होंने छोड़ दी। नेता ने मुझे शांत कर दिया बीच में ही। उनकी मुस्कुराहट देखकर दुख दूर हुआ। दाढ़ी में साबुन लगाते हुए उन्होंने कुछ ऐसी मुद्राएं बनाई जिसका अर्थ हमने समझ लिया। मूर्खों की बात पर इतना आंख कान नहीं देना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए चाय लाने को कहा, फिर बनारस की बातें करने लगे। बार बार रुस्तम, सैटिन,
और मानू दीदी की चर्चा की। 1-1.5 साल पहले तक वामपंथी एकता के ज़माने में बनारस पहुंचकर रुस्तम वगैरह से मिले बगैर लौटते समय नेता का जी कचोटता रहा था। अब तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम एक दूसरे के दुश्मन नंबर 1 हैं। लेकिन नेता के जोर देकर कहा, मैं जानता हूँ यशपाल कम्युनिस्ट नहीं। मुश्किल तो यह है कि वो अपने को एक संस्था मानता है। आचार्य जी यह अलग राय क्या करें, भाई लोग हैं ना, उनकी दुलत्ती खाकर भी उसको अपने अस्तबल में रखने का फैसला कर लिया है। उपसंहार में रात की बात का भेद उन्होंने खोला तो हम सभी ठठाकर हंस पड़े। उन्होंने चुपके से मध्यम आवाज़ में कहा, वह ज्ञानदान कहानी जो है ना, वही है रात की सारी गड़बड़ी की जड़ में। कहानी सुनकर उसने समझा कि बात यह है कि अभी तक वह 80% आर्य समाजी ही है। ज्ञानदान कहानी के कथासार से उसके एक पूज्य के संबंध में फैली हुई कहानी की बातें मिलती जुलती हैं। 80%। यही कारण है कि वह इतना तिलमिला रहा था। सुना उस दिन कार्य समिति के बहुत देर तक पार्टी लिटरेचर प्रकाशक तथा लेखक कवियों से संपर्क स्थापन पर विचार विमर्श किया गया। उसी दिन शाम को बड़े नेता के संग संग डोलने वाले साथी ने शुभ समाचार सुनाया कि मुझे तथा मेरे अन्य 4 मित्रों को, जो किसी न किसी रूप में विद्यार्थी थे, अब परिपक्व बुद्धि वाला साथी मान लिया गया था, किंतु अपरिपक्व बुद्धि वाले नए साथी पर इतर साहित्य का प्रभाव न पड़ने पाए, इसकी जिम्मेदारी भी हम जैसे चैतन्य साथियों पर है। जिंदाबाद। और फिर उसी शाम को न जाने कैसे यशपाल की चर्चा छिड़ गई। फिर मेरा विश्वास आज भी दृढ़ है कि चर्चा लखनऊ से आए हुए उस पत्रकार साथी ने अपना मन खलास करने के लिए शुरू की थी। उसने यशपाल के क्रांतिकारी जीवन काल के 3 बार फूहड़ चुटकुले सुनाए। प्रसिद्ध इतिहासकारों को की साक्षी देकर उन्होंने 2-4 भेद की बातें भी बतलाई। अंत में उन्होंने अपनी आंखें देखी बातें सुनाई कि किस तरह ठर्रा पीकर वह धुत था, कि किस तरह उन्होंने कहा था कि क्यों यशपाल जी विप्लव हो रहा है। यशपाल से संबंधित वो बातें कर रहे थे। याद है, हमें सिगरेट पिलाकर उन्होंने गप्पे जमाने की भरपूर चेष्टा की, लेकिन जब उन्होंने लगे हाथ हिंदी के हर लेखक कवि का चुटकुला सुनाना शुरू किया तो हमें आपस में मैथिली और भोजपुरी में गुफ्तगू करने की आवश्यकता हुई। भोजपुरी साथी ने कहा, घेरले बा। मैथिली में टिप का बंद लगाया गया, चौगिरदा। उस रात हम 5 मित्रों में से एक ने सपने में देखा कि यशपाल अपनी पार्टी में आ गए हैं। पार्टी के एक पुराने क्रांतिकारी नेता के साथ एक्शन की स्कीम बना रहे हैं। इन सारी बातों के बावजूद यशपाल मेरे मन में जहां बैठा था वहीं प्रतिष्ठित रहा। स्वप्न दृष्टा साथी का सपना सच निकले या झूठ, यशपाल अपनी जगह पर रहेगा। यशपाल नाम लेते ही आज भी मेरी आंखों के सामने हिंदी तथा बांग्ला के दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्रों के पन्ने बिखर जाते हैं। प्रताप, सैनिक, हिंदू, पंच, आनंद बाजार पत्रिका, रंगपुर समाचार, चांद, फिर पिताजी की एक मुख मुद्रा और उनकी दुख भरी दबी बोली गूंज जाती, आरे रे, सिर्फ 1 इंच के लिए लाट साहब का डब्बा बच गया। यशपाल। भगत सिंह आदि की फांसी के बाद हमारे इलाके में बहुत से गीत मशहूर हुए। एक गीत की कड़ी याद नहीं, भावार्थ यह था कि ओ भारत माता, तू कितना बलिदान चाहती है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि की मुंडमाला पहनकर भी तुम्हारा कलेजा ठंडा नहीं हुआ। ले, कितना बलिदान तू चाहती है, अभी भी यशपाल आदि बाकी हैं। यह गीत मुझे बड़ा प्रिय लगता क्योंकि इसकी एक कड़ी में भारत माँ के लाल काल रक्त का थाल और मुंडमाला के साथ यशपाल का अच्छा तालमेल बैठाया गया था। राष्ट्रीय कीर्तन में यह गीत खूब जमता था। लाल, काल, बाल, पाल आदि शब्दों पर ढोल बजाने वाला तमंचा मार ताल बजाता था, यानी ढोलक पर पिस्तौल की आवाज़ निकालने की सफल चेष्टा करता था। हिंदी का यह कथाकार यशपाल वही यशपाल है, यही मेरे लिए बहुत है। वह किसी अन्य भाषा में भी लिख सकता था, पर सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, कांग्रेसी कुछ भी हो, सांप्रदायिक दंगे तो नहीं करवा रहा। अपनी लौ लेखनी से विप्लव के बदले वह किसी धर्म का बिगुल भी नहीं निकाल सकता। उस सम्मेलन के बाद 12-13 वर्षों तक उस राजनीतिक पार्टी का सदस्य रहा। इस बीच अनेक अखिल भारतीय और प्रांतीय सम्मेलनों में शरीक हुआ।
लेकिन यशपाल के प्रति मेरी श्रद्धा में तिल भर की कमी नहीं आई। उसकी अधिकांश कहानियाँ मुझे अच्छी लगी। उसके राजनीतिक निबंधों को मैंने पढ़ा ही नहीं, लेकिन हर सम्मेलन के अवसर पर प्रत्येक सम्मेलन के प्रतिनिधि कैंप में उस किसान सम्मेलन की याद अवश्य आई। ज्ञान दान, यशपाल अहम सवाल। क्यों यशपाल जी, विप्लव हो रहा है? राजनीति से अलग विलग होने के बाद करीब 3-4 वर्षों के बाद एक महासम्मेलन में सम्मिलित होने का सुअवसर मिला। थोड़ी देर के लिए यशपाल को छोड़कर इस सम्मेलन को संक्षिप्त कथा कह लेने दीजिए। हम उस समय प्रयाग जाकर रहने लगे थे। एशियाई लेखक सम्मेलन का पर्चा आया। पहला पर्चा। 10-12 दिनों तक एक दल ने हर कैफ़े और होटल की टेबलों पर इस सम्मेलन के पर्चे की चर्चा छेड़ी। हर पर्चे की प्रतिक्रियाओं का संकलन और अध्ययन किया, विचार विमर्श किया, उत्साह प्रकट किया। दूसरा दल हर कैफ़े और होटल के टेबलों पर चुपचाप बैठा रहा। पर्चे की बात सम्मेलन की चर्चा करने पर महान आश्चर्य प्रकट करते हुए कोई यह भी पूछ बैठता, अच्छा एशियाई लेखक सम्मेलन हो रहा है, कहाँ? इस उत्साह और उदासीनता के मिले जुले वातावरण में यह दासानुदास लेखक 5 बार उत्साहित होता तो 7 बार उदास होता दिन में। दासानुदास को लगा महासम्मेलन के होते होते बहुत सारे अहम सवाल पेश होंगे और अंततः यह सम्मेलन होकर भी नहीं होगा। नहीं तो प्रयाग से पूर्णिया सिर्फ 4 दिन के लिए नहीं जाता। घर पहुंचा ही था कि लतिका जी का टेलीग्राम मिला, दिल्ली जाना है, शीघ्र लौटो। दिल्ली जाना है, दिल्ली दूर नहीं अब। शीघ्र लौटकर सुना एशियाई लेखक सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में मेरा नाम भी है। प्रयाग से 2 लिस्ट भेजी गई। मेरा नाम दोनों लिस्ट में है, अर्थात दोनों दलों के लोग सम्मेलन में जाएंगे। नाम लिस्ट में नहीं होता, फिर भी मैं सम्मेलन देखने के लिए अवश्य जाता। सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि सम्मेलन दोनों दलों की राजी खुशी से हो रहा था। अंततः सम्मेलन हो रहा है, जिंदाबाद, पहली बार दिल्ली जा रहा हूँ, प्रथम दर्शन। और यहीं पे ये संस्मरण खत्म हो जाता है। तो संस्मरण में मुख्य रूप से चर्चा उस किसान आंदोलन के कैंप की है, जहाँ पे ज्ञानदान कहानी के माध्यम से यशपाल की चर्चा होती है, दिव्या के माध्यम से यशपाल की चर्चा होती है। इस बात को लेकर चर्चा होती है कि वो कम्युनिस्ट हैं या नहीं। और कई बार यशपाल की चर्चा की वजह से ये समझा जाता है कि बनारस से कुछ कम्युनिस्ट आए हैं जो आंदोलन को ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन सारी चीज़ें उन्होंने संभाली। और उसके बाद रेणु को दिल्ली जाने का अवसर मिल रहा है। वहाँ पे एशियाई लेखकों का सम्मेलन होने वाला है और संभवतः यहाँ पे दिल्ली में उनकी पहली प्रथम दर्शन भी दिल्ली का उनको करने का मौका मिले। तो कहने का मतलब एक किसान आंदोलन के माध्यम से यशपाल की छवि कैसी थी, यशपाल को लेकर लोग सोचते कैसे थे, वह व्यक्तित्व कितना विवादास्पद था, उसकी एक गंभीर चर्चा विचारात्मक दृष्टिकोण से फणीश्वरनाथ रेणु ने इस संस्मरण के माध्यम से किया है। तो ये संस्मरण भी आज हम लोगों ने पूरा किया। आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और उसके बाद अगले लेक्चर से, ऑप्शनल का अगला लेक्चर मुझे लगता है मंडे को ही होगा या जब भी होगा, टाइम टेबल में मैं देख लूँगा। तो हम लोग आपके अगले पार्ट की चर्चा करेंगे और आपका अगला पार्ट जो है वो एक यात्रा वृत्त है, विजय कुमार संदेश द्वारा लिखा गया, मेरी अंडमान यात्रा। वो अंडमान गए हुए हैं और अंडमान में की यात्रा में उनको किस तरह के अनुभव रहे, उसकी चर्चा वो उस पार्ट में करेंगे। तो अगले व्याख्यान में हम लोग मेरी अंडमान यात्रा पे बात करेंगे, ठीक है।